नमस्ते। आज आपके सवाल और मेरे जवाब। करीब एक सप्ताह पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे कि बिकॉज़ अब हम 1 मिलियन परिवार हो गया है, तो आपके मन में जो सवाल हैं वो आप पूछिए, तो आई एम रेडी टू टॉक टू यू अबाउट दैम। मैं उनके बारे में आपको आंसर्स दूँगी। मतलब यहाँ कहाँ गूगल पे क्या क्या सर्च करते रहते हो। वैसे गूगल बहुत से आंसर्स दे देता है, लेकिन सारे आंसर्स गूगल नहीं बता सकता। तो कहते हैं ना, इट्स ऑलवेज बेटर टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। वैसे हॉर्स मेरा चाइनीज़ सिंबल के हिसाब से एनिमल भी है, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि मैं ही आपको बोलूं कि लो पूछ लो मुझसे, मैं ही सीधे सीधे जवाब देती हूँ। यहाँ तहाँ वहाँ मत ढूंढा करो बिना बात के सवाल, यहाँ तहाँ गूगल पे और ये वो। इनफैक्ट मैं बहुत हंसती भी हूँ जब देखती हूँ कि गूगल पे किस तरह के सवाल सर्च किए जा रहे हैं मेरे नाम से। चलिए जी, उसके बारे में भी इसी दौरान बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कुछ 8-10 क्वेश्चंस का आंसर लेने की इस वीडियो में, ताकि बहुत भी लंबी नहीं हो जाए, बोरिंग भी नहीं हो जाए। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो मैं सबसे पहला सवाल लेती हूँ और ये है हर्षित जायसवाल का। ओके, इन्होंने पूछा है कि हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्कूल प्रिंसिपल टू अ फुल टाइम स्पिरिचुअल कोच? एट व्हाट फेज ऑफ योर लाइफ डिड यू डिसाइड टू गिव फुल टाइम टू योर स्पिरिचुअल जर्नी? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पहली चीज़ तो ये कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं टीचर बनूंगी। हाँ, 3 साल से 4 साल के बीच में मैंने टीचर ज़रूर खेला है। आई थिंक हर लड़की या हर बच्चा खेलता है। और मजबूरी में एज टीचर बनी थी, क्योंकि बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था जिस स्कूल में मुझे उसको एडमिशन करवाना था। तो लगा कि चलो पहले मैं अप्लाई करती हूँ, और अगर मैं वहाँ टीचर बन गई तो ऑब्वियसली मैं प्रिंसिपल से बात करके और बच्चे को भी ले आऊँगी। तो वो मेरी खुद की पर्सनल रीजंस थे। ये नहीं मालूम था कि वो प्रोफेशन से मुझे इतना प्यार हो जाएगा कि बच्चों का जो निश्चल प्यार है और जो उनकी कहते ना, एक मैं हमेशा उनको भगवान के रूप में देखती हूँ। छोटे मोटे भगवान जी दिखते हैं मुझे। उस रूप से कहाँ चेंज आएगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाऊँगी। ये रातों रात नहीं हुआ। अगर मैं याद करती हूँ और मैं देखती हूँ तो मैंने 2001 में मैं प्रिंसिपल बनी। 2001 से लेकर और 2022 तक मैं प्रिंसिपल रही। 5 ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया, जिसमें 5 में से 3 तो ऐसे थे जो एक ही के ब्रांड के 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस थी। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टर स्कूल्स थे। अचानक से 2022 में मेरे मन में आया कि बस हो गया, अब और नहीं। पहला तो चेंज यहाँ आया जब लगने लगा कि हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, एजुकेशन के या सिर्फ फीस के, बच्चों के या दिखावे के। दूसरी चीज़, कहते हैं ना, जब केतु की महादशा आती है तो वो बड़े बड़े काम करवा देती है। केतु की महादशा के दौरान ही विरक्ति का एहसास होने लगता है और समझ में आने लगता है कि जो आप कर रहे हो क्या वो वाकई में आप करना चाहते हो, या आपको वहाँ से एक रिलक्टेंस की फीलिंग आ रही है। दूसरा कारण ये था। तीसरा, मैंने बहुत साल, जब मैंने किताबें लिखनी शुरू की, आज से अब तक मैं करीब 50+ स्कूल बुक्स लिख चुकी हूँ। बड़ों के लिए अभी नहीं लिखी है, स्टार्ट करूँगी। तो 50+ स्कूल बुक्स में से करीब 30% स्कूल बुक्स जो हैं वो लाइफ स्किल्स या वैल्यू एजुकेशन बेस्ड रही हैं मेरी। तो कहीं ना कहीं तो वो मन में शुरू से रहा ही है। प्लस आई थिंक डेस्टिनी नंबर 9 होने के नाते, 3 मेरा बर्थ नंबर होने के नाते, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वो वाला कॉम्बिनेशन है जो आपको एज अ टीचर, एज अ प्रीचर, एज अ स्पिरिचुअल गुरु बनाता है। ये नहीं मालूम था अगस्त 2022 को कि मुझे करना क्या है। अगस्त में जर्नी स्टार्ट हुई। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ अता पता नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक यूट्यूब चैनल था और करीब 2 लाख की ऑडियंस थी, 2-2.5 लाख की। बस लगा कि शुरू कर दो, कर दिया। उसके बाद जो है वो सब आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है बेले फिले, व्हाट ब्रॉट यू टू स्पिरिचुअलिटी, हाउ डिड यू फाइंड योर गुरुज? ये अब का नहीं है, ये कुछ कहते हैं ना, पास्ट लाइफ की चीज़ें आपके साथ चलती हैं और कहीं ना कहीं वो एक पुल होता है, और वो पुल मुझे बचपन से ही कहीं ना कहीं खींचता था।
छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे बहुत इम्पैक्ट कर जाती थी और मैं उनके बारे में बहुत सोचती थी और लिखती थी। एक जो बहुत अच्छी आदत शुरू से रही है वो रही है लिखने की, जिसमें मैंने बहुत कुछ छोटी कोई भी चीज़ देखी, पढ़ी, समझी और उसको लिख डाली। वो एक हैबिट जो मेरे साथ बहुत सालों से रही है। तो मेरी तमाम डायरीज़ हैं, वो ऐसी डायरीज़ नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पेपर की कटिंग्स भी लगी होंगी, कुछ कोट अच्छा सा पढ़ा वो होगा, शायद कोई शायरी देखी वो पढ़ी, किसी का इंटरव्यू देखा अच्छा लगा उसको कटिंग करके लगा लिया, क्योंकि तब तो ये डिजिटल मीडिया नहीं था ना, तो सब कुछ पेपर पे ही होता था। रही बात मेरे गुरु की, तो मैंने कभी किसी एक पर्सन को एज अ गुरु फॉलो नहीं किया। मेरे लिए हर एक बच्चा भी गुरु है जिसने मुझे ऐसा कुछ बोला जो मुझे एक शिक्षा दे गया। मेरे लिए वो हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर मेरी इस एजुकेशन की लाइन में, मेरी पर्सनल लाइन ज़िंदगी में, प्रोफेशनल ज़िंदगी में, घर में, बाहर, हर एक ऐसा इंसान जो मुझे कुछ ना कुछ दे गया, जानी कुछ पढ़ा, लिखा, समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो बहुत सी सैकड़ों डायरीज़ हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं जिनमें मैंने बहुत कुछ लिख रखा है और किसी को भी उठा के देखते हो तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, 4 नई बातें, 4 ज्ञान की बातें वापस से याद आ जाती हैं और इस तरह से वही चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। ओके, नेक्स्ट है सुश हैप्पीनेस। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम एंड हैप्पी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। जो मैं पहले थी और जो मैं अब हूँ, बहुत सा कामनेस आया है। कहते हैं ना, आप जिसके साथ रहते हो उसका रंग तो चढ़ता है। तो जब आप स्टूडेंट्स के साथ होते हो, बच्चों के साथ होते हो, तो बच्चों को अक्सर आप हैप्पी देखते हो, राइट। मतलब आप बच्चों को रोता धोता नहीं देखते। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि स्कूल्स ना 5th या 6th तक ही होने चाहिए, उसके बाद तो उनको एक अलग दर्जा दे देना चाहिए। बहुत सी कंट्रीज़ में प्राइमरी स्कूल्स अलग होते हैं, मिडिल एंड सीनियर स्कूल्स अलग होते हैं। तो बच्चों से मुझे बहुत सारी एनर्जी मिलती थी, बच्चों से बहुत खुशी का एहसास होता था, सिर्फ हैप्पी नहीं, काम रहने का भी एहसास होता था। ज़्यादातर कामनेस कैसे आती है? वो जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हो, जब आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हो, जब आप सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस करते हो, तो आपके अंदर एक ठहराव आता है। ये रातों रात नहीं आता, ये समय लगता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरीथिंग इन लाइफ, वहाँ से होता है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा भी आता है, पर हाँ, अक्सर मैं इस तरह के माहौल में नहीं रहती हूँ। ऑल राइट, ईशा पूछती हैं, व्हेन डिड यू स्टार्ट द स्पिरिचुअल जर्नी। मैंने आपको बताया है। एंड वेयर डिड यू लर्न फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी इन क्रिस्टल, 7 चक्रास, हु आर योर गुरुज। एक गुरु नहीं है, बहुत सी हैं। किताबें सबसे बड़ी गुरु रही हैं मेरी, और इसके अलावा सालों साल पढ़ते पढ़ते एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मैंने मजबूरी में शुरू की थी, क्योंकि मैं बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। और 1988 में मेरी शादी हुई और 92-93 में मैं इस तरह से उलझी हुई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है और क्यों जा रही है। 1, 2, 3, 4 करके बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, कहीं से भी सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं मिले और मुझे ऐसा लगा वो रादर मुझे घुमाए जा रहे हैं। तो वो समय था जब मुझे लगा कि अब मुझे ढूंढना चाहिए। एंड थैंक्स टू एक छोटे से शॉपकीपर हैं, और वहाँ पे एक बुजुर्गवार हुआ करते थे, और उनके पास जाके मैंने कहा मुझे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। उन्होंने कहा गुरु कौन है? मैंने कहा कोई नहीं है। तो हंसने लगे, बोले कैसे सीखोगी बिना गुरु के? मैंने कहा आप गुरु बन जाइए मेरे फिर। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। और उन्होंने कहा चले हम स्टार्ट करेंगे, हम एक वास्तु से स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले वास्तु की बुक्स दी पढ़ने के लिए, क्योंकि तब एज अ टीचर हमें पूरी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, पढ़े, नोट्स बनाए, लिखने की तो आदत थी ही। करते करते उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए। जब भी मैं किताब ख़त्म करके उनके पास जाती कि हो गई गुरुजी, तो वो कहते अच्छा चलो अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, देखता हूँ पास होते हो कि फ़ेल होते हो। फिर जब वो उनको यकीन हो जाता कि हाँ मैंने इसको अच्छे से पुख्ता पढ़ा है, अच्छे से समझा है, फिर वो मुझे कहते नेक्स्ट। फिर हमारी जर्नी 1 साल तक वास्तु पर चली, अगले साल न्यूमरोलॉजी पर चली, कीरो की न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करी, और करते 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 बहुत सी पद्धतियाँ सिखाई। 1 साल पूरा न्यूमरोलॉजी पे बिताया, उसके अगले साल एस्ट्रोलॉजी पे बिताया, फिर उसके बाद लाल किताब से लेकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लेकर एक पहलू को समझते हुए, वेल इट्स अ जर्नी, नॉट 1 ईयर, नॉट 2 ईयर्स, नॉट लाइक टुडे कि आप आए कोर्स की और चले गए और हो गया, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के मैं कहती थी इधर आओ इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम बताओ, मैं चार्ट बनाती हूँ, चार्ट बना के मैं तुम्हें डिटेल्स देती हूँ।
लिख कर दोगे और उसके बाद बताना मुझे कि ये सब ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इनका ये सोल्यूशन है, देखना कारगर हुआ कि नहीं हुआ। और फिर जब वो लोग पलट के वापस आते तो मुझे बहुत खुशी मिलती। ये सब एज हॉबी करती थी, अपने इंटरेस्ट के लिए करती थी, अपने मज़े के लिए करती थी, क्योंकि मुझे वो करने में मज़ा आता था, किसी की हेल्प करना अच्छा लगता था। ये कभी नहीं सोचा था एज एन एजुकेटर, एज अ प्रिंसिपल ये छोड़ छाड़ के और मैं इस फील्ड में आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति जैन, हाउ टू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम सबकी ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मतलब आधी रात को भी बोले तो कर सकते हैं, या हमारा अटेंशन या हमारा ध्यान वहाँ जाता है या हम वो करना चाहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्केल, जो वैल्यूज़ का स्केल है उसमें 1 2 3 4 5 6 में 7th 8th 9th या 10th नंबर पे आती हैं, मतलब हमारे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कुछ एक रूम में 2 लोग बैठे हैं, कोई तीसरा पर्सन आता है, वो कहता है हेलो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। उन 2 पर्सन्स में से एक पर्सन तो ऐसा होगा जिसको उसका नाम भी याद रह जाएगा, कौन से शहर से है क्या नहीं सब याद रह जाएगा। और जो दूसरा पर्सन होगा उससे पूछोगे ये जो अभी गया था या गई थी, इसने ये किया या ये पहन रखा था, ये इसका नाम ये था, ये पता है यहाँ करता है, वो कहेगा अच्छा ओ मैं तो भूल गया, रजिस्टर ही नहीं हुआ। जैसे मैं हमेशा अपना और अपनी सिस्टर को देखती हूँ, तो मेरी सिस्टर एक बहुत सोशल पर्सन है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि सबसे बातचीत करना, सबके बारे में पूछना, घर में कौन कौन है, भाई बहन कहाँ है, क्या करते हैं क्या नहीं, मतलब उसको पूरी खबर रहती थी, पूरे सोसाइटी की, पूरे मोहल्ले की, सब कुछ, कौन कहाँ है, क्या पढ़ रहा है, अब भी कौन जॉब कहाँ कर रहा है, किसकी फैमिली में क्या है। और मेरे लिए वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होती थी, क्योंकि मुझे लगता था टाइम क्यों वेस्ट करना, चल कुछ और अच्छा ही कर ले। और उसको लगता था क्या दीदी सारा दिन इसी में लगी रहती हो। तो क्या होता है, सबकी ना एक एक वैल्यूज़ होती हैं। अब वो वाले लोग सोशल नेटवर्किंग में बड़े कमाल के होते हैं, सोशल स्किल्स में बड़े कमाल के होते हैं, और ये वाले लोग यानी मेरी वाली कैटेगरी के लोग ऑथर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मतलब ऐसा वाला काम कर सकते हैं जहाँ वो एज अ टीचर प्रीचर का काम कर सकते हैं या एज अ ऑथर का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको उसमें मज़ा आता है। तो आपकी जो वैल्यू है ना, आप उस वैल्यू के साथ आपको काम करना है। तो अगर आपको लग रहा है बियॉन्ड योर लिमिट पुश आप उस चीज़ के लिए हो रहे हो जो आपकी वैल्यूज़ में नंबर 1 2 3 4 5 में नहीं है, तो आप अपने आप को हमेशा पुश करोगे। लेकिन आप अगर उन चीज़ों को देखते हो जो आपकी वैल्यू टॉप वैल्यूज़ में 1 2 3 4 5 में है ना, तो आप तुरंत से खड़े हो जाओगे। क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब पे करना शुरू किया, जानते मैं कितनी थक हार के आती थी, शाम को सारा काम करके सब रेडी, खाना वाना डिनर करवा के भी मैं जब 10 बजे रूम में आती थी, मैं फटाक से मोबाइल लगा दी थी, स्टैंड लगाया, दीवार के सामने खड़े हुए टप 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 वीडियो शूट करी और चलो जी भेज दी उसको एडिट करने के लिए, क्योंकि वो अंदर से निकल के आता था। किताब का चैप्टर लिखना है, ब्लॉग लिखना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि वो आपकी वैल्यूज़ में ऊपर है। तो हमेशा कोशिश ये करो, वो चीज़ कभी मत उठाओ जो आपकी वैल्यूज़ में ना बहुत नीचे है, क्योंकि उसके लिए आपको एफर्ट ही डालते रहना पड़ेगा। आई होप दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है शैली का। शैली कहती हैं, मैम हाउ हैव यू मेंटेन्ड योर एवरग्रीन ब्यूटी ग्लो, प्लीज़ शेयर इट, इट विल बी अ टिप फॉर ऑल। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी बहुत साल पहले, जब मैंने जस्ट चैनल शुरू किया था, तब वो सेल्फ लव से रिलेटेड वीडियो थी और उसमें मैंने इसके ऊपर भी बात की थी। मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगी जो मैं अपना रूटीन शेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ। आप सोचते हो कि पता नहीं क्या ऊबटन लगाती हैं, पता नहीं क्या कुछ लगाती हैं, क्या है क्या नहीं। सच बात तो ये, मैं साबुन और फेस वॉश भी नहीं लगाती हूँ। तो अब सच्चाई ये है कि जो आप अंदर होते हो और जो बाहर होते हो वो चेहरे पे दिखता है। जब आप अंदर से प्योर होगे, जब आप अंदर से खुश रहोगे, जब आप अंदर से कंटेंटेड रहोगे, जब आप अपने आप को ठहरा हुआ पाओगे, तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा। मुझे कोई ख़ास मतलब कोई मुझे शौक़ नहीं है। मेरी ड्रेसिंग टेबल पे या तो बहुत सुंदर परफ्यूम्स हैं, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है, या मेरी ड्रेसिंग टेबल में लिपस्टिक्स हैं, जो मुझे लिपस्टिक्स का बड़ा शौक़ है। तीसरी चीज़ है वो है बिंदियाँ, जिसको किसी ने लिखा था व्हाट इज़ दिस स्टिकर, तो ये स्टिकर नहीं है, ये बिंदी है। इसका नाम होता है बिंदी, हर एक हिंदुस्तानी लेडी लगाती है। अब ये बहुत से सवाल और भी हैं कि आप
2 क्यों लगाते हो, क्या कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है, बड़ी क्यों लगाते हो, छोटी क्यों? अरे बाबा, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। मुझे जो मेरे चेहरे पे लगाना अच्छा लगता है मैं वो लगाती हूँ। किसी चीज़ के पीछे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है। एक चीज़ ज़रूर मैंने फॉलो की है ज़िंदगी भर, कि मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया in terms of fashion, in terms of beauty, in terms of attire, in terms of how you present yourself. वो आते हैं ना, ये अब फैशन में है, ये कलर फैशन में है, ये शेड फैशन में है, मतलब वॉट एवर मेरे लिए जो मेरे दिल को अच्छा लगता है वो ही फैशन में है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। हैप्पीनेस कहती है व्हेन इट इज़ नॉट योर फॉल्ट और मिस्टेक स्टिल समवन अपसेट्स यू विद देयर बिहेवियर देन हाउ डू यू हैंडल सच इंस्टेंस। जब जवान थी ना, मतलब जब 20-25 साल में थी, तब तो मुझे कोई भी इस तरह से बोलता था तो मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा चढ़ता था और मैं तड़क 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 जवाब दे देती थी, रुकती नहीं थी। मतलब तब तो ये था माई वे और हाईवे वाला सिचुएशन। ओवर द ईयर्स जैसे जैसे आप समझ आने लगती है, जब आप ये समझने लगते हो कि ना वो इंसान गलत है, ना आप गलत हो, ना उस इंसान का बिहेवियर गलत है, क्योंकि वो वही मुंह से बोलेगा जो उसके अंदर है, वो वही काम करेगा जो उसके अंदर है, उसकी एक्टिविटीज़ और हैबिट वही होंगी जो उसके अंदर है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी और ये समझ में आ जाएगा कि पुअर पर्सन इतनी परेशानियों से जूझता हुआ, जो उसके अंदर से सुविचार कुविचार जो भी निकल रहे हैं वो उसकी प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ हैं, उसको उसके ऊपर हीलिंग चाहिए, उसको उसके ऊपर काम चाहिए, तो आप गुस्सा करना छोड़ दोगे और आप उस पर पिटी करना शुरू कर दोगे। और जब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं सिर्फ वहाँ से उठकर चली जाती हूँ, इग्नोर। और शायद पलट कर भी अगर वो इंसान ना भी आता है, अगर मुझे लगता है कि एक कोशिश करती हूँ बात करके समझने की या नॉर्मल कम्युनिकेशन की, उसको नहीं समझ में आता, दूसरी बार करती हूँ, फिर पता है क्या होता है, मेरे को ये समझ में आता है अभी भगवान ने इसको थोड़े लेसन्स और देने हैं, अभी इसको उस लेवल तक आने में समय लगेगा। प्रीति पूछ रही है समथिंग अबाउट योर मैरिड लाइफ, पार्टनर, मैरिज स्ट्रगल्स, इन लॉ साइड। इन लॉ साइड जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, मैंने उसको डेडिकेट किया था अपनी मदर इन लॉ को, और वो मेरी तरफ से ग्रैटिट्यूड था। बहुत लेट मेरी तरफ से ये आया, लेट इसलिए आया कि वो तब ऊपर जा चुकी थी। तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड समथिंग और द अदर अबाउट इट। रही बात मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ तो सबकी बहुत अच्छी होती है, मस्त होती है। तो मी एंड माई स्पाउस, हम दोनों कॉलेज में मिले थे और हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी से थे, और हम लाइक ही इज़ एल्डर टू मी बाय 4.5 years एंड ही वॉज इन द फाइनल ईयर, आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर। और बस उसके बाद तब तो वो ज़माना बड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसे वाला था, डिफ़िकल्ट वाला था, एंड मेरे पेरेंट्स टिपिकल राजपूत फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरी इन लॉज की साइड में ब्राह्मण्स हैं। थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई, कुछ सालों तक रही, और फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर गुड 5 years वी गॉट मैरिड एंड वी बोथ आर हैप्पीली मैरिड एंड फैमिली है, बच्चे हैं, मस्त और स्वस्थ है। ही ऑल्सो is a person who loves nature. He is basically a horticulturist by profession. और हम बहुत कुछ अपने अपने लेवल्स में सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए सब कुछ किसी ना किसी तरीके से करते हैं। मैं हमेशा समझती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा, बहुत हायर लेवल तक, मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा दुनिया की समझ है। और तो यही है कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा अलग सा कुछ हो, जैसे सबका घर होता है वैसे ही हमारा घर है। अगला सवाल आता है रीना का। आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ योर लाइफ स्टोरी विच आई एम श्योर विल बी फैसिनेटिंग एंड इंस्पायरिंग। हाँ रीना, बहुत फैसिनेटिंग तो बहुत है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी पे एक मूवी बने तो वो बड़ी सुपर डुपर हिट जाएगी, क्योंकि उस मूवी के अंदर मसाला भी है, उस मूवी के अंदर मतलब पूरे के पूरे 9 रस हैं,
विरह वाला रस भी है हर तरह का रस है। तो भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो शायद किसी दिन उसकी भी एक किताब लिख डालो। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। आइकिली सेज सवाल पूछ रहे हैं, मैम thank you for sharing all the information, uplifting and helpful content here. I have 3 questions. How did you get started in your spiritual journey? What were your challenges and how did you overcome them? Spiritual journey started very early in my life, when I used to get very deterred by the questions which were happening around me. जब मैं छोटी थी और मैं देखती थी कि किस तरह के कमेंट्स आते हैं, क्या लोग बोलते हैं किसी के बारे में, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि सामने इतना अच्छा से मीठा बोला और पीछे पीछे जैसे वो इंसान गया उसके लिए इतना बुरा क्यों बोला। मैं सोचती थी ऐसा क्यों करते हैं लोग, जैसे है सामने बोल दो, अगर दुख तकलीफ़ है, उसकी कोई हैबिट पसंद नहीं है तो बोल दो। फिर जब लगता था कि पॉकेट मनी कमानी है या आना चाहिए, तो क्लास 5 या 6 में थी, क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे और एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बना करती थी। और जो स्टेशनरी वाली शॉप थी उस पे वो भैया प्रैक्टिकल फ़ाइल एक बार दे रहे थे किसी से लेकर, तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैम ये बेटा ये प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है, इसको बनवा के हम बनवाते हैं, मतलब ताकि कई स्टूडेंट्स खुद नहीं बना पाते तो हमसे ले जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका क्या और कैसे बनानी होती है। उन्होंने कहा अभी तो आप छोटे हो, 9th-10th वाले बच्चे या बड़े बड़े स्टूडेंट्स कॉलेज के बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा आप मुझे दोगे, तो शायद उन्हें कुछ फेथ हुआ होगा, नहीं तो कहाँ कोई 5वीं के बच्चे या 6ठी के बच्चे को देता। उन्होंने कहा हाँ लो एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बना दो, अगर अच्छी सी बनी तो फिर मैं आपको शायद 5-7 रुपये 10 रुपये ऐसे ही कुछ दूंगा। और मैं ले गई और मैंने तो 3 दिन में वो पूरी प्रैक्टिकल फ़ाइल बना दी, बहुत अच्छे से डायग्राम्स बना दिए, लेबल कर दिया, बना के पूरे लिख के कंप्लीट दे दी। उन्होंने कहा तो बहुत खूबसूरत लिखी है, ये तो बहुत सुंदर बनी है। उसके बाद वो एक कहते हैं हर छुट्टियाँ होनी और मुझे लगना अब कुछ नया सीखना है, अब कुछ नया करना है। इस चीज़ को लेकर आया, किस तरह से मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ उसको लेकर आया। बहुत लाइफ में मैरिज के बाद बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। कहते हैं ना जब इंटरकास्ट शादी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और शादी के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा होता और आप वो सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हो। तो मैं पता नहीं अनगिनत सवालों के जवाब थे जो मैं ढूंढ रही थी, और एक के बाद एक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके देखती थी, नहीं मिलते थे आंसर्स। दुखी हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, जूझती थी, हर तरह से जाप करके देखना, रिलीजन को समझना, बहुत सारे रिचुअल्स को समझना, तरह तरह की किताबें पढ़ना, सिर्फ इसलिए कि वो आंसर्स जान पाऊँ। और वो आंसर्स जानने के लिए हर बार गोते लगाती गई समुद्र में। जितनी बार गोता लगा कोई ना कोई नायाब मोती ही मिला, उसको लेकर आई और उससे कुछ ज़िंदगी का सार समझा और उसको आगे लेकर चली। आसान तो नहीं है, एक सेट पैटर्न में आप 35 साल रहते हो और उसके बाद दूसरे में आते हो, तो वो आसान तो नहीं है। इतना भी जिसको नहीं पता कि एक यूट्यूब का चैनल कैसे बनाया जाता है, कैसे खोला जाता है, यूट्यूब पे जाके और एक क्लास समझनी, उसको लेकर समझ के अगले दिन करना, लिखना, फिर लगाना, फिर करना, इस तरह से जर्नी शुरू हुई। एंटरप्रेन्योर बनने में आपको एक कंपनी कैसे रजिस्टर करनी पड़ती है, उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या हैं, वही कहा ना, बस वो गोते लगते गए और एक नायाब मोती मिलता गया। हाँ, कोशिश सिर्फ एक रखी बहुत ज़िंदगी भर की, कुछ ना कुछ हर रोज़ अपना एक स्किल सेट में एक एडिशन ज़रूर हो जिसको मैं लिखूं और लिख के इम्प्लीमेंट करूं। और वही कहते हैं तर पर तर, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 में हर एक एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी जुड़ती चलेगी और मैं आपके सामने हूँ। चैलेंजेस ओवरकम ऐसे किए कि वो जो चैलेंजेस आते हैं ना, तो आपको कुछ समझाने के लिए आते हैं। तो जो चैलेंजेस देता है वो उसको ओवरकम करने के साथ सोल्यूशन भी देता है। मतलब एक प्रॉब्लम आती है तो उसकी हैंडबुक ऑफ सोल्यूशन भी आती है। जैसे हम जब पढ़ते थे तो वो एक किताब आती थी और उसके बाद उसकी कुंजी आती थी, आंसर्स होते थे ना। तो ऐसे ही भगवान ने भी ना ज़िंदगी में एक हैंडबुक दी है क्वेश्चंस की, उसके साथ एक कुंजी दी है। तो वो कुंजी अगर आपके पास है, आपको समझ में आ गई कि कुंजी है,
तो जो दे रहा है प्रॉब्लम उसको बोलो सोल्यूशन भी साथ दे देना। तो ऐसे में आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। तो उसके 2 काम करने हैं, सरेंडर एंड ग्रैटिट्यूड। बस सरेंडर करोगे तो रास्ते दिख जाएंगे। जब तक सरेंडर नहीं करोगे, उथल पुथल में रहोगे, तो वो एक कहते हैं ना पानी का गिलास गदला, स्टर करे जाओगे तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। बस इसी तरह इस जर्नी आगे चलती गई। अगला सवाल है उत्कर्ष का, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस? एक मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई है, डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, बहुत सी एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके अंदर। ध्रुव भांगा का क्वेश्चन है, व्हाट्स योर वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग, व्हाट विल यू से टू अस योर स्टूडेंट्स टू डू इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग दैट वी शुड बी कीप डूइंग दिस टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ फॉर योर बेस्ट, फॉर द बेस्ट। एक अंदर की आवाज़ आती है, सबके अंदर होती है, उसको इग्नोर मत किया करो। बाहर की आवाज़ों को जब जब हावी होने दोगे, अंदर की आवाज़ हमेशा दबी रहेगी। उसको सुनो, इंट्यूशन को सुनो, धीरे से आएगी, पता चलेगा। जो आपको जब आप कोई गलत काम करने लगते हो तो एक आती है ना, मत कर यार, वही है वो अंदर की आवाज़, वही आपकी इंट्यूशन है। उसको गट फीलिंग भी कहते हैं। वो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं ना, जो आपके आसपास होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं रुक जा यार रुक जा, फिर भी तुम नहीं मानते हो। तो पहली चीज़ तो ये, अंदर की आवाज़ हर रोज़ सुना करो। कैसे सुनना है? 10 मिनट बैठा करो अपने साथ, खुद के साथ, बिना सोशल मीडिया के, बिना टें टाँ के, सिर्फ 10 मिनट। सवेरे बैठना हो तो सवेरे बैठो, रात को बैठना हो रात को बैठो, जब भी हो, सिर्फ 10 मिनट, विदाउट एनीबडी एल्स बट फॉर यू। आप अपने आप से बात करोगे 10 मिनट, सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरी चीज़, आप सबके अंदर कोई ना कोई एक पैशन होगा, कोई ना कोई एक हॉबी होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आप हमेशा करना चाहते हो या आपको करके मज़ा आता है, या कोई आधी रात को भी कहे कि उठ के ये कर रहे हो और आपको हाँ मज़ा आ गया भी करता हूँ। जिस चीज़ को देख के आपके चेहरे पे स्माइल आए, जो काम करके आप रात को भी मज़े से खूब हैप्पी हो जाओ, दिन में भी थको नहीं, उस पैशन को हमेशा फॉलो करना। वो ही है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। अपने आप को हर रोज़ अपने कल से आज बेहतर बनाने की कोशिश करना। दैट्स इट। कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी है ही नहीं। अब मैं लेती हूँ लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये है विक्की राम बेहरा 7192। Do you live in Kaizanwe and feel happy, or do you find that permanent thing which does not move at all makes you sitting in one place dealing with everything? If you understand, must reply. If you don't, please ignore it. So sweet. हाँ जी, I totally believe in Kaizanwe, और यही मेरी ज़िंदगी रही है। हर पल इम्प्रूवमेंट, हर पल एक नई सीख, और हर पल अपने आप को कल से एक कदम बेहतर बनाना। कंटिन्यूअस, जब आप इम्प्रूवमेंट के पथ पर होते हो, कंटिन्यूअसली समझने की कोशिश करते हो कि आपका सोल का पर्पस क्या है, आप यहाँ क्या करने आए हो, प्लस जो करने आए हो उसको समझते बूझते हुए सिर्फ अपने डोपामाइन के लिए ध्यान नहीं देते, बहुत सारे और एरियाज़ हैं जहाँ ध्यान देते हो, तो आपको लाइफ में एक्चुअली काइजान तरीके से जीना अच्छा लगता है। Thank you so much for this power-packed series of questions, and I'm so happy sharing them all with you. थोड़े philosophical भी थे, थोड़े straight from heart भी थे, और इन सब के बाद ऐसे लग रहा है कि कुछ अच्छा सा तो लिखना पड़ेगा। बहुत समय हुआ लिखे हुए। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और बहुत सा प्यार देने के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब, कुछ भाग्यांक मूलांक को लेकर है, क्रिस्टल्स को लेकर है। अरे बाबा, उसके लिए तो इतनी सारी प्लेलिस्ट पड़ी है ना, किसी को भी देख लो, देखो, समझो, पढ़ो, और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाओ। ज़िंदगी का नाम ही यही है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।